गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केपीएस एकेडमी। आज हमारे चैनल केपीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को एक नए टॉपिक से रूबरू कराते हैं। यानी आज हम एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, एक नए चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का नया चैप्टर। हमारा 2 चैप्टर खत्म हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चलिए बिना देरी किए अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़कर अपने क्लास को, अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए और उसकी तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए हम जानेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हमारा है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए हम बता चुके थे कि रैखिक समीकरण युग्म क्या, रैखिक समीकरण होता क्या है कि एक ऐसा समीकरण, और यहाँ पर समीकरण की बात हो रही है। हम बहुपद में जाने थे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो समीकरण क्या होता है पहले ये हम जानेंगे, फिर उसके बाद हम रैखिक समीकरण जानेंगे, फिर रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानेंगे। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो ये हमारा क्या है, चैप्टर का नाम है। और देखिए इसमें सबसे पहले समीकरण की बात करते हैं हम कि समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है हम जाने थे, बहुपद समीकरण उसी से रिलेटेड है। बहुपद के बारे में आप लोगों को हम बताए थे कि कोई ऐसा बीजीय व्यंजक जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है और उसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को, ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल कहते हैं। तो समीकरण की बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी एक बहुपद का शून्य से तुलना, ये बीच में जो बराबर का सिंबल लग रहा है उसमें इसकी और इसकी तुलना की जा रही है कि ये बहुपद 0 के बराबर है। या फिर हम कहें कि एक बहुपद का किसी दूसरे बहुपद से तुलना करना हमारा समीकरण कहलाता है। यानी हम जान गए कि समीकरण क्या होता है, एक किसी बहुपद का 0 से तुलना करना या फिर एक बहुपद का दूसरे बहुपद से तुलना करना समीकरण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि समीकरण क्या होता है। तो ये हमारा समीकरण हो गया। अब समीकरण के बाद हमें जानना है कि ये रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण की बात करें तो ये एक ऐसा समीकरण लिखा होना चाहिए जिसमें उस समीकरण का घात जो हो वो 1 हो। तो देखिए ये a और b यहाँ कांस्टेंट है। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 2x + 3 = 0। तो यहाँ देखा जाए ये एक समीकरण है और यहाँ पर देखा जाए चर x का पावर जो है, घात जो है, यानी इस समीकरण का घात जो है वो हमारा 1 है। तो जो एक घात का समीकरण होता है उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। एक घात के समीकरण को हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं, या इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है अंग्रेजी में, लीनियर इक्वेशन। ये हो गया। अब ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम जान गए। अब रैखिक समीकरण युग्म, युग्म अंग्रेजी में से पेयर बोला जाता है। इसका मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा यानी कहने का मतलब कोई चीज 2 में हो। तो जैसे हम बोले कि a1x + b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0, A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखा जाए ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखा जाए क्यों, और याद रहे इसमें देखिए x और y हमारा चर है, x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है, तो सबसे बड़ा पावर 1 है, तो हम इस समीकरण को भी कहेंगे कि ये एक ही घात का समीकरण है। तो यहाँ से इस प्रकार से दो समीकरण को हम बोलेंगे समीकरण युग्म, इनको कहा जाएगा समीकरण युग्म। तो आप समझ गए कि समीकरण युग्म क्या होता है। और ये एक घात का समीकरण है तो रैखिक समीकरण दोनों है, तो ये हो गए रैखिक समीकरण युग्म, ये हो गए हमारे रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण युग्म के बाद हम देखें तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ ये एक चर था, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर x और y दो चर हैं। तो ये इसकी बात करें तो ये हमारा समीकरण एक चर में समीकरण है, ये हमारा समीकरण एक चर में है। जबकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर x और y ये दो चर हैं, यानी हम कहेंगे कि ये समीकरण जो हमारा है वो दो चर में समीकरण है, दो चर में समीकरण है। यानी हम कहेंगे इन दोनों समीकरण को मिलाकर हम कहेंगे कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, वो हमारा जिसके बारे में हमें सीखना है, जानना है, वो यही है। और इसमें हम समीकरण का मानक रूप ये लिया गया है, बुक में भी यही दिया गया है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको लेकर आपको बता रहे हैं। ये दोनों मिलकर हमारे कहलाते हैं रैखिक समीकरण युग्म। तो और ये इसका मानक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप भी है। तो समझ गए आपकी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। तो ये आप यदि समझ गए तो इसके बारे में आगे जो इसके कॉन्सेप्ट है वो हम जानते हैं। तो चलिए इसके आगे के कॉन्सेप्ट अब हम जानेंगे। तो इसके देखिए आगे के कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें इसी प्रकार से दो चर वाले समीकरण युग्म हमको दे दिया है। तो बताएं अभी कि पहला a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमें क्या कोई दो समीकरण दिया रहेगा, जैसे ये हमारा क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम कोई नंबर्स लेकर 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। ऐसा आपको कोई दो समीकरण युग्म देगा और उसमें कुछ कंडीशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू चेक करने होंगे। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, इन समीकरण से इनकी तुलना करेंगे हम। तुलना करने का मतलब इनको बिल्कुल इनके जैसा मिला के देखेंगे कि किसके स्थान पर क्या क्या आया है। यदि हम इन समीकरण का इन समीकरण से तुलना करें तो पहले वाले से पहले की तुलना, दूसरे वाले से दूसरे की तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ a1 की जगह क्या है 2 है, यहाँ b1 की जगह क्या है हमारा 3 है, यहाँ c1 की जगह हमारा क्या है 5 है। उसी प्रकार इसकी बात करें तो a2 की जगह हमारा 3 है, b2 के जगह हमारा 2 है और c2 के जगह यहाँ हमारा 7 है। यानी हम कहेंगे तुलना करने पर, यदि हम इनसे तुलना करते हैं तो तुलना करने पर यहाँ से हमको a1 की वैल्यू मिल गई 2, b1 की वैल्यू मिल गई 3 और c1 की वैल्यू मिल गई 5। a2 की वैल्यू मिल गई हमको 3, b2 की वैल्यू मिल गई हमको 2 और c2 की वैल्यू हमको मिल गई 7। इस तरीके से तुलना करके हमको a1 b1 a2 b2
इस प्रकार से तुलना करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद देखिए इसमें कुछ कंडीशंस होंगे, वो हमको चेक करने होंगे। जैसे यहाँ पर हम निकालेंगे a1/a2 की वैल्यू, तो a1/a2 की वैल्यू हो गई 2/3। फिर इसके बाद b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया 3/2। और c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया 5/7। इस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। और वैल्यू निकालने के बाद इसमें क्वेश्चन जो होंगे इसी कॉन्सेप्ट पर भी देंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे, देखिए इसमें यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल जाए, तो ऐसा कोई कंडीशन, दो रैखिक समीकरण युग्म हमको यदि कोई भी रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कोई भी हमें दिए रहेंगे, तो उनमें तुलना करके ये वैल्यू निकालने के बाद यदि हम चेक करते हैं कि इसमें a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म जो हैं वो हमारे कैसे रैखिक समीकरण युग्म हैं? प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब है कि ये एक दूसरे को कहीं न कहीं पर काटते हैं, और इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, केवल और केवल एक बिंदु पर। तो यदि ये एक बिंदु पर केवल काट रहा है, तो हम इसके हल की बात करेंगे, तो कहेंगे इसके हल जो होंगे वो अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल इसका मिलेगा, केवल एक हल। केवल एक हल क्यों मिलेगा? यहां से याद रखेंगे, कोई भी रेखा एक दूसरे को जितने पॉइंट्स पर काटेंगे उतने उसके हल मिलेंगे। तो ये केवल एक जगह काट रहा है, इसके लिए इसका केवल और केवल एक हल मिलेगा, या इसी को अद्वितीय हल या हम इसको कहेंगे केवल एक हल मिलेंगे। तो ये हो गया। और उसके साथ साथ इसमें आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, उसके लिए भी कंडीशन हम जान लेंगे। इसमें जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और होगा, ऐसा ही बनाकर पूछेगा, बताइए ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है कि असंगत। तो जब भी हमारा प्रतिच्छेदी का कंडीशन होगा, तो ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं अविरोधी रेखाएं, या फिर इसी को संगत भी कहा जाएगा। ऐसी रेखाएं हमारी क्या कही जाएंगी? अविरोधी रेखाएं या फिर असंगत रेखाएं कहलाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसी में यदि दूसरे पॉइंट्स की बात करें, तो a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि ये कंडीशन मिलेगा किसी में, तो हम कहेंगे कि वो दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर रेखाएं। और समांतर रेखा की बात करें, तो जो आमने सामने खींची गई रेखाएं होती वो समांतर रेखाएं। तो देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देंगे, तो ये समांतर रेखाएं कितनी भी दूर बढ़ा दी जाए, ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी। ये यदि कहीं पर भी नहीं काटती हैं, तो हम कहेंगे इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कहीं काट ही नहीं रहा। अभी बताएं आपको कि रेखाएं एक दूसरे को जितने जगह काटेंगे उसके उतने हल मिलेंगे, तो ये कहीं पर भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और उसके साथ साथ इसकी बात करें, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं कि ये समीकरण युग्म हमारे असंगत रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। ये हमारे होते हैं असंगत रैखिक समीकरण युग्म, और इसके कोई हल नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, इसमें तीसरा, तो तीसरे वाले की बात करें, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये हो गया हमारा। और इसकी बात करते हैं, तो देखिए इसकी बात करें, तो इसमें कहने का मतलब, इसमें एक रेखा खींचे और इसी के ऊपर एक और दूसरी रेखा खींच ली जाए, इसी के ऊपर एक और दूसरी रेखा खींच दी जाए, तो ऐसी रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप कर जा रही हैं, एक के ऊपर एक आ जा रहा है, तो यानी एक के ऊपर एक जब आएगा, तो ये दोनों रेखाएं हर एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, यानी अनंत बिंदु पर काटेंगी। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ये पहले रेखाएं कहलाती है संपाती रेखाएं। ऐसी रेखाओं को हम संपाती रेखाएं कहेंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये हर एक बिंदु पर काट रहे हैं, तो हम कहेंगे इसके अपरिमित
अपरिमित रूप से अनेक हल इसके होंगे, अनेक हल हैं। या फिर इसी को हम कह सकते हैं, इसी को कि इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल। यानी कि संपाती रेखाओं के हल कितने होते हैं? अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर संगत असंगत की बात करें तो ऐसी रेखाएं जो होती हैं वो हमारी एक दूसरे पर आश्रित रेखाएं कहलाती हैं, आश्रित या इसको संगत भी कहा जाता है, आश्रित या संगत रेखाएं कहलाती हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर यदि ये सारी चीजें आप सीख लोगे तो ये चैप्टर जो थर्ड है इसका एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पर ही लगेगा। इसीलिए पहले ये कॉन्सेप्ट हमको जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए जैसे एक एग्जांपल हम लिए थे इसकी बात करें तो देखिए यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/2 है। इसकी बात करेंगे तो ये आएगा 0.66, इसकी बात करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.5। दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब A1/A2 ये B1/B2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम कहेंगे इसके केवल एक हल मिलेंगे। और साथ ही साथ ये रेखा क्या कहलाएगी? संगत रेखा या अविरोधी रेखा कहलाएगी। और साथ ही साथ इसको हम क्या कहेंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर 3.1 को लगाने के लिए जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे ढंग से सीख लें। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराएंगे अच्छे ढंग से। एक वीडियो में पूरा एक एक्सरसाइज कंप्लीट किया जाएगा 3.1। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये सारी चीजें आपको अच्छा लगा, पढ़ने में समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी ये सारे कॉन्सेप्ट सीख कर क्वेश्चन आसानी से लगा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।